CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ संख्या 247, अध्याय 12। बाजारों की समझ। बाजार से समृद्धि तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों को उन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें वे स्वयं निर्मित नहीं कर सकते हैं। एडम स्मिथ, 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. बाजार क्या होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं? 2. व्यक्तियों के जीवन में बाजारों की क्या भूमिका है? 3. सरकार बाजारों में क्या भूमिका निभाती है? 4. उपभोक्ता अपनी क्रय की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगामी पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में आप व्यक्तियों को वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हुए सुनेंगे, जैसे सब्जियां, फल, कपड़े, किराने का सामान, मोबाइल फोन एवं फ्रिज इत्यादि। यह वस्तुएं विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से प्राप्त होती हैं, जिसका अध्ययन आपने कक्षा 6 में किया है। लेकिन ये वस्तुएं हम लोगों तक कैसे पहुंचती हैं? यहाँ इस पृष्ठ के अंत में एक बाजार का चित्र है। इस बाजार में कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इन इमारतों से आगे की ओर कुछ दुकानें हैं जिन पर तंबू हैं तथा सड़क पर कुछ वाहन चल रहे हैं। बाजार में काफी चहल पहल है। पृष्ठ संख्या 248। इस पृष्ठ पर एक बाजार का चित्र है। इस चित्र पर बाएं से दाईं ओर जाते हुए अनेक प्रकार के चित्र हैं। पहला चित्र, एक फल विक्रेता अपने फलों की रेहड़ी के माध्यम से फल बेच रहा है। साथ ही एक महिला फल खरीद रही है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक महिला एक छत पर खड़ी है। उसने एक थैला रस्सी के माध्यम से नीचे की ओर लटका रखा है और एक व्यक्ति उस थैले को थाम रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक पेड़ के नीचे एक बाल काटने वाला व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के बाल काट रहा है। वह व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा है। उसी व्यक्ति के दाईं ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति चूड़ियां बेच रहा है और एक छोटी बालिका उससे चूड़ियां खरीद रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान के बाहर एक व्यक्ति मोबाइल से संबंधित जानकारी ले रहा है। दुकान के भीतर एक व्यक्ति उसे यह जानकारियां दे रहा है। इस सड़क पर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति सर पर संदूक लिए चल रहा है। थोड़ा और आगे की ओर एक सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल पर कोई फिल्म लगी है तथा नीचे यह अंकित है कि यह सिनेमा हॉल इस समय हाउसफुल है। इस बाजार के दाईं ओर एक सड़क है जिस पर एक कार चल रही है। कार के आगे की ओर एक महिला स्कूटी पर जा रही है। पृष्ठ संख्या 249। यह पृष्ठ उसी बाजार का दाहिना हिस्सा है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए हमें बहुत से अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। इस बाजार में सड़क पर आगे चलते हुए बहुत सी चहल पहल है। एक व्यक्ति अपने सर पर टोकरी रखे हुए कुछ बेच रहा है। एक स्कूल जाती हुई बालिका सड़क के दाईं ओर दुकानों को देख रही है। सड़क के दाईं ओर एक वृद्ध महिला कुछ फल बेच रही है। अन्य महिला उनसे यह फल खरीद रही है। दुकान के ऊपर तंबू है। इन्हीं फलों की ओर देखते हुए एक बालिका और एक बालक भी हैं। इसी फलों की दुकान के ऊपर एक रेस्टोरेंट का चित्र है जिसमें एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए हैं। इस सड़क पर आगे की ओर एक मॉल का चित्र है। इस मॉल में एक महिला कुछ बिजली के उपकरणों को ध्यानपूर्वक देख रही है। साथ ही इस मॉल के बाईं ओर एक ट्रक है। इस ट्रक से कुछ सामान उतर रहा है तथा सड़क पर कुछ साइकिल और कुछ ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 250। बाजार क्या है? वह स्थान जहां लोगों द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं।
इसे हिंदी में हाट और कन्नड़ में मारुकट्टे कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? बाजार कहीं भी हो सकता है और वर्तमान में ऑनलाइन बाजार बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। वस्तुएं और सेवाएं बाजार के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारियों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। लंबे समय से व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजारों पर निर्भर रहे हैं। इसके अलावा बाजार लोगों, परंपराओं और विचारों को जोड़ते हैं। यहाँ मूलभूत आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को विशेष रूप से उभारा गया है। इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के बाईं ओर कुछ इस प्रकार दी गई हैं। मूलभूत आवश्यकताएं। अर्थशास्त्र में मूलभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य उन बुनियादी वस्तुओं से होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे भोजन, पानी, वस्त्र और आवास। आवश्यकताएं। अर्थशास्त्र में आवश्यकता से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की उन इच्छाओं से होता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। गौरवशाली हम्पी बाजार, कर्नाटक। यहाँ इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है। चित्र 12.3। यह हम्पी बाजार का चित्र है। यह चट्टानों को काटकर बनाया गया एक बाजार है, जिसमें एक पंक्ति से कई पाषाण स्तंभ लगे हुए हैं। कर्नाटक में हम्पी बाजार समुद्र व्यापार का केंद्र और विजयनगर साम्राज्य के समृद्ध बाजारों में से एक था। यह बाजार विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित था। अनेक विदेशी लेखों में इस शहर की अपार समृद्धि और संपन्नता का वर्णन किया गया है। यहाँ शब्द व्यापार को विशेष रूप से उभारा गया है। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के बाईं ओर दी गई है, जो इस प्रकार है। व्यापार व्यक्तियों या देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेस ने हम्पी बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का कारोबार होने के कारण इसे विश्व में उत्कृष्ट उपलब्धता वाला शहर कहा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अनाज, बीज, दूध, तेल, रेशम तथा पशुओं में गाय, खरगोश, घोड़े और यहाँ तक कि बटेर और तीतर जैसे पक्षियों का भी व्यापार होता था। एक और पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनिज ने हम्पी बाजार के बारे में लिखा, वहाँ शिल्पकार भी थे जो अपनी गलियों में काम करते थे और जिन्हें आप सोने के जवाहरात और कृत्रिम आभूषण बनाते हुए हर प्रकार के माणिक्य, हीरे मोतियों के साथ बेचते हुए देख सकते थे। पृष्ठ संख्या 251। कपड़ों के विक्रेताओं के लिए कपास और प्रचुर मात्रा में घास और भूसे की भी उपलब्धता थी। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन कह सकता है कि यह देश बंजर है। यह एक रहस्य है कि एक नगर में हर चीज की प्रचुरता कैसे हो सकती होगी। आइए पता लगाएं। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यह बाजार अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर कैसा रहा होगा? क्या आप अपने राज्य में किन्हीं पुराने बाजारों के बारे में जानते हैं? ये वर्तमान बाजारों से किस तरह समान या भिन्न होंगे? अपने परिवार और समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ चर्चा कीजिए। आइए बाजारों और उनकी कार्यप्रणाली के विषय में और जानें। आइए पता लगाएं। चित्र का अवलोकन कीजिए। यह व्यक्ति क्या चर्चा कर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप और आपका साथी अमरूद के क्रेता और विक्रेता हैं। आप दोनों के बीच हुए संवाद को एक नाटक के रूप में तैयार करके अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसी के साथ इस पृष्ठ पर एक चित्र है। चित्र 12.4। इस चित्र में एक विक्रेता अमरूद बेच रहा है। उसकी रेहड़ी पर बहुत सारे अमरूद हैं। साथ ही एक QR कोड है जिसके द्वारा वह भुगतान स्वीकार करता है। साथ ही इस ठेले पर एक वजन तोलने के लिए मशीन भी है। ठेले के दाईं ओर एक महिला खड़ी है जो अमरूद खरीद रही है और साथ ही एक कागज के लिफाफे में अमरूद ले रही है। जिन स्थानों को हम बाजार कहते हैं उसके लिए कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने चित्र 12.2 में सुना। हर बाजार में एक क्रेता और विक्रेता होता है
दोनों को एक कीमत पर सहमत होने की आवश्यकता होती है जिस पर लेन देन हो सके। किसी भी लेन देन को पूर्ण करने के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ शब्द कीमत को विशेष रूप से उभारा गया है, जिसके विषय में इस पृष्ठ के दाईं ओर अतिरिक्त जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है। कीमत वह राशि होती है जिस पर विक्रेता किसी विशेष वस्तु या सेवा को बेचने के लिए तैयार होता है और एक क्रेता उसे खरीदने को तैयार होता है। प्रायः क्रेता और विक्रेता किसी स्वीकार्य कीमत पर लेन देन करने के लिए मोल तोल करते हैं। आपके नाटक में किस तरह का मोल तोल हुआ था? पृष्ठ संख्या 252। आइए विचार करें। क्या आप किसी ऐसे बाजार के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल कम प्रचलित है और क्यों? कीमत और बाजार। जब बाजार में अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं तो क्या होता है? बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की आपसी बातचीत से कीमतें किस प्रकार बदलती हैं? यहाँ दिए गए चित्र में विक्रेता अमरूदों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहता है, जबकि क्रेता इस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार नहीं भी हो सकता है। यदि खरीदार को कीमत बहुत अधिक लगती है तो वह उस कीमत की मांग करेगा जिस पर वह खरीदना चाहता है। विक्रेता खरीदार द्वारा दी गई कीमत पर बेचने को तैयार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वह लाभदायक नहीं होगा। खरीदार और बेचने वाले तब तक मोलतोल करते हैं जब तक कि वे कीमत पर परस्पर सहमत नहीं हो जाते, तभी लेन देन पूरा किया जा सकता है। वह स्थिति जहां क्रेता और विक्रेता एक कीमत पर सहमत नहीं होते, उस स्थिति में लेन देन नहीं हो सकता। आइए इसे समझने के लिए यहां दिए गए कुछ दृश्य सुने। 1. क्या होगा यदि विक्रेता बहुत अधिक मूल्य तय कर दे? यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.5। यहां अमरूदों से भरा एक ठेला है जिसके लिए उसके विक्रेता ने कीमत 80 रुपये तय की है। एक व्यक्ति पास से झुककर कीमत की ओर देख रहा है तथा अन्य व्यक्ति जिन्हें इन अमरूदों में कोई रुचि नहीं है, वे दूसरी ओर चल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 253। 2. क्या होगा यदि विक्रेता बहुत कम मूल्य तय कर दे? यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.6। यहां अमरूद बेचने वाले व्यक्ति ने अमरूदों की कीमत घटाकर 20 रुपये कर दी है, जिससे कुछ ग्राहकों ने तुरंत अमरूद खरीद लिए। इस चित्र में कुछ ग्राहकों के हाथ में कुछ थैले हैं जिनमें अमरूद भरे हुए हैं। वहीं पास में खड़ी एक बालिका उदास है कि वह अमरूद नहीं खरीद पाई। उसे उसके दादाजी सांत्वना दे रहे हैं। अन्य व्यक्ति भी उस अमरूद बेचने वाले की ओर देख रहे हैं। अमरूद बेचने वाले के हाथ में कुछ रुपए हैं। 3. समय के साथ अमरूद की एक सही कीमत तय हो जाती है, जो ना तो क्रेता के लिए बहुत अधिक होती है और ना ही विक्रेता के लिए बहुत कम। यहाँ इसी के साथ एक चित्र है, चित्र 12.7। इस चित्र में अमरूद बेचने वाले विक्रेता ने अमरूदों की कीमत 40 रुपये रखी है। पास ही उसका ठेला है जिसमें अमरूद भरे हुए हैं। कुछ व्यक्ति अमरूदों को ध्यानपूर्वक परखते हुए खरीद रहे हैं और विक्रेता से बात कर रहे हैं। पास खड़ी एक महिला है और उसी के पास उसका बालक है। बालक बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ में लिए अमरूद को देख रहा है। थोड़ी ही दूर कुछ ग्राहक अपने थैलों में अमरूद भरकर जा रहे हैं। इन तीनों परिदृश्यों से विक्रेता यह आकलन कर सकता है कि क्रेता को लगभग कितनी मात्रा में अमरूद की आवश्यकता है और भविष्य में वह बाजार में उतनी ही मात्रा उपलब्ध कराता है। समय के साथ विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं की मात्रा तथा क्रेता द्वारा अपेक्षित मूल्य से वस्तुओं की उस कीमत के निर्धारण में सहायता मिलती है जो उचित हो, अर्थात जो विक्रेता के लिए पर्याप्त रूप से अधिक और क्रेता के लिए पर्याप्त रूप से कम हो। पृष्ठ संख्या 254। आइए विचार करें। साप्ताहिक बाजार में देर रात को सब्जियां दिन की तुलना में सस्ती हो जाती हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? शीत ऋतु के अंत में कपड़े की दुकानों में ऊनी वस्त्रों पर भारी छूट दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास के बाजार हर स्थान पर और विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। प्रत्यक्ष फिजिकल और ऑनलाइन बाजार।
प्रत्यक्ष बाजार फिजिकल मार्केट वह होता है जहां क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं और मुद्रा के बदले वस्तुएं या सेवाएं क्रय कर सकते हैं। यह सामान्य प्रकार का बाजार है। साप्ताहिक बाजार और हाट इसके अंतर्गत आते हैं, जहां विक्रेता सब्जियां, अन्य आवश्यक वस्तुएं और हस्तशिल्प की वस्तुएं ठेलों पर सजाकर बेचते हैं। स्थानीय बाजार की दुकानें और सड़क के किनारे खाद्य पदार्थ, कृत्रिम आभूषण आदि बेचने वाले विक्रेताओं से गुंजायमान रहने वाले बाजार भी प्रत्यक्ष बाजार हैं। इनमें कई बहुमंजिला भवन भी सम्मिलित हैं, जैसे नगरों और कस्बों के बड़े क्षेत्रों में बने मॉल, जिनमें कई तरह की दुकानें होती हैं। आज क्रेता और विक्रेता को लेन देन के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं है। वे एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी सुविधाजनक स्थानों से लेन देन कर सकते हैं। वे फोन या कंप्यूटर पर शॉपिंग एप्लीकेशन, ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप या वेबसाइट उन व्यवसायों द्वारा संचालित होते हैं जो अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। हम यहाँ दिए गए अनुभाग में इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति पुस्तक, वस्त्र, फर्नीचर और किराने की वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप तक खरीदकर अपने घर मंगा सकते हैं। विनिर्माता वस्तुओं के उत्पादन के आगत घटकों को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द जैसे कि विनिर्माता और उत्पादन के आगतों को विशेष रूप से उभारा गया है। इनके विषय में अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के बाईं ओर दी गई है, जो इस प्रकार है। विनिर्माता एक व्यक्ति या उद्योग जो विक्रय के लिए वस्तुएं निर्मित करता है। उत्पादन के आगत वे सामग्रियां या संसाधन जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। साथ ही साथ इस पृष्ठ पर एक मोबाइल का चित्र है, जिस पर एक ऑनलाइन बाजार से संबंधित स्क्रीन दिया गया है। इस स्क्रीन पर अलग अलग वस्तुओं के चित्र हैं, जिसे उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार चयन करता है। साथ ही एक निर्देश दिया गया है, कार्ट में जोड़ें। यह वाक्य भी ऑनलाइन शॉपिंग से ही संबंधित है। वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी घर से बाहर निकले बिना ऑनलाइन कक्षाओं जैसी सेवाओं का लाभ भी उठा सकता है। ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 255। आइए विचार करें। आपके विचार में ऑनलाइन और प्रत्यक्ष क्रय के क्या लाभ और हानि हैं? इसका उत्तर विक्रेता और क्रेता दोनों के दृष्टिकोण से पता कीजिए। कुछ सेवाओं के लिए व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि कपड़ों की सिलाई, जिसकी सेवा ऑनलाइन प्रदान नहीं की जा सकती है। क्या आप ऐसी अन्य सेवाओं का सुझाव दे सकते हैं जिनके लिए प्रत्यक्ष बाजार की आवश्यकता होती है? ऐसे अन्य कई प्रकार के बाजार भी होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं करते। उनमें से एक है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट। अपने परिवार, शिक्षकों या समुदाय के सदस्यों से इसके बारे में पूछिए। इस वर्ष हम इन अवधारणाओं को और अधिक विस्तार से समझेंगे। यहाँ इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक स्टॉक मार्केट का चित्र है, चित्र 12.9। इस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर हैं और बहुत सारे व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से मार्केट में होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार वह बाजार जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है, उसे घरेलू बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए पूरे भारत में स्थित बड़ी कागज मिलों से कागज प्राप्त किया गया था। क्रेता और विक्रेता के बीच यह लेन देन देश की सीमा के अंदर ही किया गया। वह बाजार जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। एक देश के विक्रेता अपने उत्पादों को दूसरे देश में निर्यात करते हैं, या एक देश के क्रेता दूसरे देश में उत्पादित उत्पादों का आयात करते हैं। इस प्रकार व्यापार देश की सीमा के पार से भी होता है। यहाँ दो शब्दों निर्यात और आयात को विशेष रूप से उभारा गया है। इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के दाईं ओर इस प्रकार दी गई है। निर्यात किसी देश में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देश के क्रेता को विक्रय करना।
आयात, अन्य देशों से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय करना और उन्हें अपने देश में लाना। पृष्ठ संख्या 256। इस पृष्ठ पर विश्व का मानचित्र है। चित्र 12.10। इस चित्र का शीर्षक है विश्व भर में भारत का आयात और निर्यात। इस मानचित्र में बाईं से दाईं ओर कुछ शब्द अंकित हैं। वे शब्द हैं प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, भारत, हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व एशिया। इस मानचित्र के माध्यम से भारत के निर्यात से संबंधित कुछ वस्तुएं दी गई हैं तथा उनसे संबंधित कुछ स्थान भी दिए गए हैं। भारत का निर्यात। 1. उत्तरी अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं सॉफ्टवेयर जैसे आउटसोर्स सेवाएं। 2. दक्षिणी अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं रासायनिक उत्पाद। 3. अफ्रीका को औषधियां निर्यात की जाती हैं। 4. यूरोप। भारत यूरोप को खाद्य प्रसंस्करण में मशीनरी जैसे अभियांत्रिकी वस्तुएं तथा बॉयलर निर्यात करता है। 5. पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया को भारत परिष्कृत खनिज तेल उत्पाद निर्यात करता है। इसी प्रकार भारत विभिन्न देशों से बहुत सारा सामान आयात करता है, जो इस प्रकार दिए गए हैं। 1. उत्तरी अमेरिका। भारत उत्तरी अमेरिका से विमान और पत्तक पुर्जे आयात करता है। 2. दक्षिणी अमेरिका। भारत दक्षिणी अमेरिका से खनिज अयस्क जैसे तांबा आयात करता है। 3. अफ्रीका। भारत अफ्रीका से हीरे आयात करता है। 4. यूरोप। भारत यूरोप से विद्युत उपकरण आयात करता है। 5. पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया से भारत खनिज तेल तथा उर्वरक आयात करता है। 6. दक्षिण पूर्व एशिया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया से वनस्पति तेल का आयात करता है। कुछ अनदेखा ना करें। 2024 में भारत वनस्पति तेलों जैसे ताड़ के तेल, सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था। ताड़ का तेल अधिकांशतः मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से आयात किया जाता है। पृष्ठ संख्या 257। थोक और खुदरा बाजार। बाजार के सुचारू संचालन में अनेक प्रतिभागी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके लिए यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र 12.11। इस चित्र में बाजार के सुचारू संचालन में आने वाले अनेक कारकों को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से बताया गया है। इस प्रवाह चित्र में ये कारक हैं आगत। आगत का संबंध है उत्पादक के साथ। उत्पादक का संबंध होता है विभिन्न प्रकार के थोक विक्रेताओं के साथ। थोक विक्रेताओं का संबंध खुदरा विक्रेताओं से होता है तथा खुदरा विक्रेताओं का संबंध उपभोक्ताओं के साथ होता है। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु या सेवा पहुंचती है। आइए पता लगाएं। प्रवाह चित्र 12.11 को ध्यान से समझिए और विनिर्माता या उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के प्रवाह का वर्णन कीजिए। इस प्रवाह में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता की क्या भूमिका होती है? प्रत्यक्ष बाजारों के संदर्भ में थोक व्यापारी उत्पादक या विनिर्माता से अधिक मात्रा में वस्तुएं क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, सब्जियां और फलों के थोक व्यापारी खेतों से सीधा क्रय करते हैं। उत्पाद को जहां संग्रहित किया जाता है उस स्थान को गोदाम कहते हैं। इसी के साथ यहां दाईं ओर इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.12। यह चित्र सब्जियों के लिए शीतागार की सुविधा का चित्र है। पृष्ठ संख्या 258। इन गोदामों में शीघ्र सड़ने वाली वस्तुओं के लिए शीतागार, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी हो सकती है। इसके बाद इन्हें जिस बाजार में लाया जाता है
उसे मंडी कहते हैं। यहाँ शीतागार को विशेष रूप से उभारा गया है, जिससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के बाईं ओर इस प्रकार दी गई है। शीतागार शीघ्र सड़ने वाली वस्तुओं के संरक्षण के लिए समुचित निम्न तापमान बनाए रखने हेतु विशिष्ट गोदाम। यहाँ इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। चित्र 12.13 यह एक अनाज भंडारण गोदाम का है, जिसमें बहुत सारा अनाज बोरियों में भरकर रखा गया है। चित्र 12.14 यह थोक विक्रेताओं के एक बड़े गोदाम का चित्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के लिए थोक बाजार विद्यमान हैं, जैसे रसायन, विद्युत वस्तुएं और उनके घटक, निर्माण सामग्री, स्वचालित पुर्जे इत्यादि। इसी के साथ इस पृष्ठ पर दो और चित्र हैं। चित्र 12.15 यह चित्र पुरानी दिल्ली के खारी बावली मसाला बाजार का है। इस चित्र के अनुसार मसाले और सूखे मेवे बेचे जा रहे हैं। इन मसालों और सूखे मेवों के ऊपर उनके मूल्य अंकित हैं। चित्र 12.16 यह बेंगलुरु के फूल बाजार का चित्र है। इस बाजार में बहुत से विक्रेता विभिन्न प्रकार के फूलों को बेच रहे हैं। थोक विक्रेता घरों के पास स्थित दुकानों और स्टोरों को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इन दुकानदारों को खुदरा विक्रेता कहा जाता है। वे हमारे जैसे अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के विपरीत खुदरा विक्रेता कम मात्रा में वस्तुएं बेचते हैं और यहाँ उत्पाद पुनर्विक्रय के स्थान पर उपभोग के लिए होते हैं। पृष्ठ संख्या 259 खुदरा स्टोर सेवाओं के लिए भी होते हैं, जैसे सैलून, फिल्म थिएटर और रेस्तरां। खुदरा विक्रेता घरों में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक हैं। इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है। चित्र 12.17 यह जयपुर के जौहरी बाजार का चित्र है, जहां रत्न एवं आभूषण क्रय विक्रय किए जाते हैं। इसी चित्र के ऊपरी भाग में एक छोटा चित्र है। इस चित्र में कुछ आभूषण हैं। कुछ मामलों में दूरी और क्षेत्र के कारण थोक विक्रेताओं के लिए बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचना कठिन होता है। वितरक इस अंतर को कम करने में सहायक होते हैं। क्या आपको कक्षा 6 में अमूल की कहानी में दूध के लिए मध्यस्थ याद है? यहाँ शब्द वितरक को विशेष रूप से उभारा गया है, जिसके संबंध में अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के दाईं ओर इस प्रकार दी गई है। वितरक ऐसे व्यक्ति या व्यवसाय जो निर्माताओं और थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। हालांकि ऑनलाइन बाजार के मामले में वितरण माध्यम अलग है। यहाँ विनिर्माता अपने उत्पाद को थोक व्यवसाय के गोदामों में भेजते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से विक्रय करते हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन विकल्प, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से उत्पाद क्रय करते हैं। इन व्यवसायियों को संग्राहक कहा जाता है। संग्राहक उत्पादों को पैक करता है और फिर उन्हें ऑनलाइन क्रेता तक पहुंचाता है। यहाँ इस वाक्य में संग्राहक शब्द को विशेष रूप से उभारा गया है। इसके संबंध में इसी पृष्ठ पर दाईं ओर अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार दी गई है। संग्राहक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन जो अनेक विक्रेताओं के प्रस्तावों को व्यवस्थित और संयोजित करते हैं तथा उन्हें एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं। इस पृष्ठ के अंत में दो चित्र हैं। चित्र 12.18 यह एक वस्त्रों की दुकान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्र सजाकर रखे गए हैं। चित्र 12.19 यह एक सैलून का चित्र है, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है तथा एक अन्य महिला उनके पीछे की ओर है। यह महिला बालों को संवारने का कार्य कर रही है। पृष्ठ संख्या 260 इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है। चित्र 12.20 यह चित्र एक मॉल का है। यह मॉल एक बहुमंजिला इमारत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। इसी के साथ एक और चित्र है। चित्र 12.21 यह एक किराने की दुकान है।
इस चित्र में घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित अनेक प्रकार की सामग्रियां हैं, जिनमें मसाले, अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्रियां भी हैं। आइए गुजरात के सूरत में वस्त्र बाजार के लिए प्रत्यक्ष बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन का पता लगाएं। यह वस्त्रों का एशिया में सबसे पुराना बाजार है तथा यह नगर वस्त्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। सूरत में वस्त्र उत्पादन के हजारों कारखाने हैं जो सूती और सिंथेटिक वस्त्र बनाते हैं। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास महाराष्ट्र जैसे निकटवर्ती राज्यों और गुजरात के अन्य भागों की कपास मंडियों से यहां पहुंचती है। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया से होते हुए इसे परिधान योग्य कपड़े और वस्त्र में बदल दिया जाता है, जैसे पावर लूम से बुनाई, प्रसंस्करण इकाइयों से रंगाई आदि। उत्पाद एक चरण से दूसरे चरण में बाजारों के माध्यम से जाता है। उदाहरण के लिए बुने वस्त्र, रंगे वस्त्र और तैयार उत्पाद जैसे साड़ी। इसी के साथ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक श्रृंखलाबद्ध चित्र है। यह श्रृंखलाबद्ध चित्र गुजरात के सूरत में वस्त्र बाजार का है। पहले चित्र में खेतों में उपस्थित कपास का चित्र है। दूसरे चित्र में कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया का चित्र है। तीसरे चित्र में कपास के इन धागों के द्वारा कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है। चौथे चित्र में इन कपड़ों के द्वारा सिलाई करके विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जा रहे हैं तथा अंत में दिए गए चित्र में इन तैयार वस्त्रों को एक बड़ी दुकान में रखकर बेचा जा रहा है। चित्र 12.22। पृष्ठ संख्या 261। कपड़े से तैयार उत्पाद का थोक बाजार में उत्पादक इकाइयों द्वारा व्यापार किया जाता है। थोक विक्रेता आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि वे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे दुकानदारों और बड़ी खुदरा दुकानों को उत्पादों के वितरण की देखरेख करते हैं। वे यह भी आकलन करते हैं कि खुदरा विक्रेताओं को कितनी मात्रा में उत्पाद की आवश्यकता है। इससे उत्पादकों को उत्पाद का संग्रह करने में सहायता मिलती है और अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी आसानी होती है। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.23। यह चित्र सूरत के आसपास के कपास आपूर्तिकर्ता करने वाले क्षेत्रों का है। यह चित्र एक मानचित्र है जो भारत के पश्चिमी भाग का है। पश्चिमी भाग के गुजरात के जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली इन क्षेत्रों को अंकित किया गया है। इसके दाईं ओर क्षेत्र है सूरत। सूरत को इन क्षेत्रों से कपास की आपूर्ति होती है। इनके अतिरिक्त सूरत के दाईं ओर कुछ क्षेत्र हैं अमरावती, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, आदिलाबाद। इन क्षेत्रों से भी सूरत को कपास की आपूर्ति की जाती है। इसी के साथ इस पृष्ठ के अंतिम भाग में एक चित्र है, चित्र 12.24। यह चित्र सूरत नगर का मानचित्र है। इस चित्र में सूरत नगर को बंदरगाह, वायुपत्तन, रेल मार्ग, राजमार्ग, नदी, सूरत नगर और वस्त्र बाजार से अंकित किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि सूरत नगर के व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के यातायात मार्गों और साधनों की उपलब्धता है। पृष्ठ संख्या 262। इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है, चित्र 12.25। यह थोक विक्रेता के कपड़े का गोदाम है। इस चित्र में एक थोक विक्रेता के कपड़े के गोदाम के भीतर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को तह लगाकर रखा गया है। अपने समीप स्थित खुदरा विक्रेता से किसी उत्पाद, उसके मूल स्थान और दुकान तक पहुंचने की प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चित्र 12.11 में प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट का उपयोग करके इसका पता लगाइए और इसे कक्षा में साझा कीजिए। इसे अनदेखा ना करें। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सूरत विश्व में हीरा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 15 लाख कारीगर हीरों को काटने
और चमकाने जैसे कार्यों में बड़े स्तर पर लगे हुए हैं। 16वीं शताब्दी के बाद से यहाँ व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ। पश्चिमी तट पर नगर के स्थित होने के कारण अनेक बंदरगाह और सड़कों के जाल बिछे, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञ कारीगरों और कुशल व्यक्तियों के समुदाय सदियों से यहाँ रहते आए हैं। इनके कौशल पीढ़ियों से हस्तांतरित होते रहे हैं, जिससे यह एक समृद्ध नगर बन गया है। क्या आप चित्र 12.24 में दिए गए मानचित्र पर बंदरगाह, राजमार्ग और रेलवे के जाल को समझ सकते हैं? आपके विचार से इन्होंने सूरत को व्यापारिक केंद्र बनाने में किस प्रकार सहायता प्रदान की? पृष्ठ संख्या 263। लोगों के जीवन में बाजार की भूमिका। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, बाजार लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच लेन देन को सुगम बनाते हैं। यह व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों को उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, परंतु जिन्हें वह स्वयं नहीं बना सकते। आइए विचार करें। हमने बाजारों के अलग अलग आयामों पर चर्चा की। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन बाजारों के बिना कैसा होगा? यदि किसान चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां और फल बाजार में ना लाएं तो क्या होगा? अगर सूरत में वस्त्र बनाने वाले उत्पादक बाजार से कपास जैसी आवश्यक सामग्री ना खरीद पाएं तो क्या होगा? इस अनुभाग में हम बाजारों की भूमिका के कुछ अन्य आयामों का पता लगाएंगे। आकृति एक पेशेवर चित्रकार है जो कैनवस पर तैल चित्र बनाती हैं। उसके चित्रों की सराहना की जाती है, लेकिन उसे क्रेता मिल पाना कठिन लगता है। वह इस बात से चिंतित है कि अपने चित्र कहां और किस मूल्य पर विक्रय करे। अमरूद वाली स्थिति के विपरीत कलाकृति के लिए स्थानीय क्रेता और विक्रेता बहुत कम होते हैं। क्या आप ऐसे अन्य उत्पादों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए तैयार बाजार नहीं है? यह स्थिति क्रय विक्रय करने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है? वर्तमान समय में चित्रकार को अपने चित्रों के लिए किन किन तरीकों से क्रेता मिल सकते हैं? बाजार समाज को कैसे लाभान्वित करते हैं? आइए पता लगाएं। उपभोक्ता अब कम विद्युत खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर क्रय करना पसंद करते हैं। जब बड़ी संख्या में उपभोक्ता कम विद्युत खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर की मांग करने लगे हैं, तो आपके विचार से चित्र 12.11 में बताए गए नेटवर्क में क्या परिवर्तन होता है? उत्पादकों को इस बात का संकेत मिल जाता है कि उपभोक्ता क्या क्रय करना चाहेंगे। अतः वे ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जिनमें विद्युत खपत कम होती है। कम ऊर्जा खपत वाले रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से समाज को लाभ होता है। यद्यपि क्रय विक्रय एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें मौद्रिक विनिमय सम्मिलित है, तथापि बाजारों में होने वाली अंतःक्रियाएं प्रायः उत्पाद या सेवा या दो पक्षों के बीच परस्पर बातचीत के माध्यम से बढ़ती है। पृष्ठ संख्या 264। प्रायः क्रेता और विक्रेता के बीच एक संबंध विकसित होता है जो कई पीढ़ियों तक भी चलता है। कुछ परिवारों का अपने दर्जी, स्वर्णकार और चिकित्सक के साथ दशकों पुराना भरोसेमंद संबंध बना रहता है। भारत में कई परिवार स्थानीय किराना दुकानदार के साथ एक खाता रखते हैं जिसका महीने के अंत में भुगतान किया जाता है। इसलिए जहां बाजार की प्रमुख भूमिका आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, वहीं यह अनेक लोगों के जीवन में गैर आर्थिक महत्व भी रखता है। मणिपुर की मैतेई भाषा में ईमा कैथल मदर्स मार्केट के नाम से जाना जाने वाला इम्फाल का एक अनूठा बाजार है। इस बाजार में लगभग 3000 महिलाओं की अपनी दुकानें हैं जिन्हें वे ही चलाती हैं। वे सब्जियां, पारंपरिक मणिपुरी परिधान सहित अन्य वस्त्र, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और नगर एवं आसपास के स्थान के लोगों की दैनिक आवश्यकता के सामान विक्रय करती हैं। एक तरफ यह बाजार रोजगार प्रदान करता है जो हजारों परिवारों के लिए
आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। दूसरी तरफ यह बाजार विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल भी है। विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ विचारों का आदान प्रदान करने और साझा परंपराओं का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। इसी के साथ इस पृष्ठ पर इसी बाजार का एक चित्र है, चित्र 12.26। यह चित्र इम्फाल का ईमा कैथल बाजार का है। इस चित्र में बहुत सारी महिलाएं अलग अलग वस्तुएं बेच रही हैं। गौर करने की बात है कि ये सभी विक्रेता महिलाएं हैं जिनसे उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की सामग्रियां खरीद रहे हैं। इसे अनदेखा ना करें। वर्तमान में ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो क्रय और विक्रय से कहीं आगे हैं। दक्षिण भारत में हल्दी और कुमकुम सिंदूर के विक्रेता अपने ग्राहकों को शुभकामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी मात्रा अलग से बिना किसी शुल्क के देते हैं। इसी के साथ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है, चित्र 12.27। इस चित्र में एक हल्दी और कुमकुम की दुकान है जिस पर एक विक्रेता बैठकर हल्दी और कुमकुम बेच रहा है। पास खड़ी एक महिला इनसे यह सामान खरीद रही है। इस चित्र के माध्यम से हम यह भी जान पाते हैं कि यह हल्दी विक्रेता थोड़ी सी मात्रा में अलग से हल्दी बिना किसी शुल्क के दे रहा है। पृष्ठ संख्या 265। आइए पता लगाएं, क्या आपने अपने समुदाय या पड़ोस में ऐसी कोई प्रथा देखी है? उस प्रथा का वर्णन चित्र या लघु अनुच्छेद द्वारा कीजिए। बाजार में सरकार की भूमिका। बाजार क्रेताओं की मांग और विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति के बीच अंतःक्रिया से संचालित होता है। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें यह बहुत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। ऐसी स्थितियों में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच अंतःक्रिया और मूल्य के उचित निर्धारण की निगरानी करती है। यहाँ शब्द मांग और आपूर्ति को विशेष रूप से उभारा गया है, जिनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के दाईं ओर इस प्रकार दी गई है। मांग सेवाओं या वस्तुओं की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर किसी विशेष मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक और सक्षम हैं। आपूर्ति सेवाओं या वस्तुओं की वह मात्रा जिसे विक्रेता किसी निश्चित समय पर किसी विशेष मूल्य पर विक्रय के लिए इच्छुक और सक्षम है। क्रेताओं और विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए मूल्यों पर नियंत्रण। सरकार कुछ वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए वह विक्रेता द्वारा वसूले जाने वाले अधिकतम मूल्य को निर्धारित करती है। कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों के ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। इसी प्रकार सरकार न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करती है जिस पर गेहूं, धान और मक्का जैसे कृषि उत्पाद विक्रय किए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो। सरकार कर्मचारियों द्वारा किए कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित करती है ताकि नियोक्ता उन्हें उचित भुगतान कर सकें। हालांकि सरकार को ऐसी मूल्य सीमाओं को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। यदि मूल्य बहुत कम हो तो उत्पादकों को उत्पादन करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और यदि मूल्य अत्यधिक होंगे तो उपभोक्ताओं को हानि होगी। आइए पता लगाएं। प्याज भारत के अधिकांश भागों में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ ऋतुओं में इसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है। आपके विचार में ऐसा होने पर प्याज के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर प्याज के आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपके विचार से सरकार को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पृष्ठ संख्या 266। गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना। उपभोक्ता के कल्याण को सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार में अनुचित मनमानी से बचाने में सरकार की भूमिका होती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विनिर्माता वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते समय आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करें। उदाहरण के लिए औषधीय कंपनियां रोगों के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण करती है। सरकार औषधियों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह जांचने के लिए नमूना परीक्षण करती है कि उत्पादित औषधियां गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती हैं या नहीं।
ये नियम औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का संकट ना हो। बाजारों के बाह्य प्रभावों को कम करना। क्रय विक्रय के अतिरिक्त बाजार का कभी कभी जीवन की अन्य गतिविधियों पर भी बहुत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, बाजारों में उपलब्ध कुछ वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में करना आवश्यक होता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। सरकार बाजारों के ऐसे प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, क्या होता है जब ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे कि एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक, जिसका कुप्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी संकट में डालता है। ऐसी स्थिति में सरकार इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कठोर नियम लागू करके हस्तक्षेप करती है। इसी प्रकार सरकार डिब्बा बंद वस्तुओं की शुद्धता को जांच करने तथा उनके भार और माप की निगरानी के लिए पद्धति स्थापित करती है। आइए विचार करें, शासकों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आधुनिक भारत की प्रथा नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए निर्देश सम्मिलित हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि विक्रेता घी की मात्रा की कमी जो मापने वाले डिब्बे में चिपकी रह जाती है की क्षतिपूर्ति हेतु क्रेताओं को 1/50वां भाग अधिक मानस्राव के रूप में देगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाती है कि बाजार निष्पक्ष रूप से कार्य करे और उपभोक्ताओं का शोषण ना हो। हालांकि नियमों की बहुलता बाजारों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। पृष्ठ संख्या 267। सार्वजनिक सुविधा और सेवाएं उपलब्ध कराना। उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय लाभ के लिए करते हैं। हालांकि उत्पादक कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं में लाभ की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक उद्यान, सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था आदि। इसके अतिरिक्त पिछले अध्याय में आपने नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में कुछ निश्चित कल्याणकारी प्रावधानों के बारे में पढ़ा होगा। इसलिए यह सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहाँ सार्वजनिक वस्तुएं, इसको विशेष रूप से उभारा गया है, जिससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस पृष्ठ के दाईं ओर इस प्रकार दी गई है। सार्वजनिक वस्तुएं, वस्तुएं या सेवाएं जो समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान उपयोग भविष्य में उनकी उपलब्धता को कम नहीं करता है। आइए विचार करें, वे कौन से अन्य क्षेत्र हैं जहां आप सरकार को बाजार के कार्यकलापों में भाग लेते हुए सुनते हैं? क्या ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? परिवार या संबंधियों से चर्चा कीजिए। उपभोक्ता वस्तु और सेवा की गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं? बाजार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करना चाहते हैं, उसके विषय में निर्णय कैसे लेंगे? आइए विचार करें। आपके और आपके पड़ोस में अगली गली के बच्चों की टोली के मध्य कंचे खेलने की प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता के लिए नए कंचे खरीदना चाहते हैं। आपने 150 रुपये बचा रखे हैं। आप कंचों में कौन से गुणों की परख करेंगे ताकि आप प्रतियोगिता जीत सकें? इसी के साथ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है, चित्र 12.28। इस चित्र में एक बालक कंचों से खेल रहा है। क्या आपने कंचों के आकार, मजबूती, मूल्य तथा आकर्षक रंगों के बारे में सोचा था? जैसा कि आपने सुना, हर उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है, उसे उस वस्तु की गुणवत्ता को परखने की आवश्यकता होती है। पृष्ठ संख्या 268। यहां दिए गए अनुभागों में हम इसके विभिन्न तरीकों को समझेंगे। मान लीजिए कि आपके माता पिता आपको पास की एक किराने की दुकान से 1 किलो बेसन लाने को कहते हैं। दुकान में विभिन्न प्रकार के बेसन के पैकेट उपलब्ध हैं। जैसा कि यहाँ एक बेसन के पैकेट का चित्र दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक सुनें। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बेसन की गुणवत्ता उपयुक्त मानकों पर सही है? इसी के साथ यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.29। यह एक बेसन के पैकेट का चित्र है। इस पैकेट के पीछे की ओर बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। इन जानकारियों को
इस प्रकार बताया गया है। बैच नंबर, अधिकतम खुदरा मूल्य, पोषण तथ्य सूची, सामग्री सूची, एलर्जी घोषणा, शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि, उपभोग की समाप्ति तिथि, विनिर्माता का नाम और पता, FSSAI चिन्ह और लाइसेंस संख्या। क्या आपने FSSAI के प्रतीक चिन्ह पर ध्यान दिया था? FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का खाद्य पैकेटों और गत्ते के डिब्बों पर अंकित चिन्ह यह बताता है कि खाद्य पदार्थ की जांच सरकार द्वारा की गई है और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। सरकारी एजेंसी का यह प्रमाणन क्रेताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता पहचानने में सहायता प्रदान करता है। उत्पाद या उसके पैकेज पर यह चिन्ह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर खरा है। इसी के दाईं ओर इस पृष्ठ पर FSSAI का चित्र अंकित है। आइए प्रत्येक चिन्ह का अर्थ समझते हैं। FSSAI की तरह भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक संस्थान ISI चिन्ह जारी करता है। यह चिन्ह सामान्यतः विद्युत उपकरणों, निर्माण सामग्रियों, मोटर वाहन के पहियों, कागज आदि पर दिए जाते हैं। यह चिन्ह उत्पाद की गुणवत्ता तथा इसके सुरक्षित होने का सूचक है। इस पृष्ठ के अंत में भारत सरकार द्वारा जारी एग मार्क का चिन्ह है। पृष्ठ संख्या 269। इसी तरह कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों, अनाजों, दालों, मसालों, शहद इत्यादि के लिए एग मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, लैपटॉप, वातानुकूलित उपकरणों आदि पर BEE स्टार रेटिंग अंकित होती है। BEE का तात्पर्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। यह रेटिंग उत्पाद के पैकेट पर तारों के रूप में छपी होती है। अधिक तारे दर्शाते हैं कि उपकरण कम ऊर्जा एवं विद्युत का उपयोग कर रहा है। यह उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे विद्युत का व्यय कम होता है और साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। इसी के साथ इस पृष्ठ के दाईं ओर इसका चित्र है जिसमें 5 तारे हैं तथा नीचे की ओर लिखा है पावर सेविंग गाइड। आइए पता लगाएं। अपने घर में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर BEE स्टार रेटिंग को जांचें और उनकी विद्युत दक्षता के बढ़ते हुए क्रम में सारे उपकरणों का एक चार्ट तैयार करें। उत्पाद की प्रसिद्धि क्रेता के निर्णय को प्रभावित करती है। यह प्रसिद्धि निजी संवाद द्वारा संभव होती है। क्या आपके परिवार के सदस्यों ने कुछ ऐसे उत्पाद खरीदे होंगे जो उन्हें उनके साथियों या संबंधियों ने सुझाए होंगे? वस्तुओं और सेवाओं की अन्य उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऑनलाइन समीक्षा एवं प्रतिक्रिया भी हमें ऑनलाइन क्रय करते समय निर्णय लेने में सहायक करती है। इसी के साथ इस पृष्ठ पर एक चित्र है, चित्र 12.30। इस चित्र में एक व्यक्ति ने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है और मोबाइल के चारों ओर कुछ चित्र अंकित हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु या सेवा के लिए ऑनलाइन समीक्षा प्रदान की गई है। इन चित्रों में कुछ कथन एवं कुछ इमोजीज के चित्र हैं। पृष्ठ संख्या 270। आगे बढ़ने से पहले बाजार उस मूल्य पर क्रेता और विक्रेता के मध्य विनिमय सुगम बनाता है जिस पर दोनों की सहमति हो और जो क्रेता की मांग तथा विक्रेता की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में उत्पादक, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा विक्रेता जैसे भागीदारों की श्रृंखला अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार आदान प्रदान के स्थान भी हैं क्योंकि वह व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं और विचारों एवं परंपराओं के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं। सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने तथा बाजार में उचित मोल तोल के लिए नियामक भूमिका निभाती है। हालांकि उपभोक्ता सरकारी संस्थाओं के द्वारा उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन चिन्हों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन भी कर सकते हैं। प्रश्न और क्रियाकलाप। 1. बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हाल में जब आप बाजार गए थे तब आपने वहां कौन कौन सी विशेषताएं देखीं? 2. इस अध्याय के आरंभ में
दिए गए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के उद्धरण को सुनिए। इस अध्याय के संदर्भ में उस उद्धरण की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। 3. अमरूद के क्रय विक्रय के लिए उदाहरण में यदि विक्रेता को अच्छा मूल्य मिल रहा है तब वह किसानों से और अधिक अमरूद क्रय करने का प्रयास करेगा ताकि वह उन्हें उसी मूल्य पर बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि वह अगली ऋतु में अमरूदों की मांग के बारे में सोचना शुरू करेगा? उसकी संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी? पृष्ठ संख्या 271। 4. यहाँ विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम दिए गए हैं, उनका उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में क्रम संख्या, दूसरे स्तंभ में बाजार तथा तीसरे स्तंभ में मानदंड दिए गए हैं। क. प्रत्यक्ष बाजार। ख. ऑनलाइन बाजार। ग. घरेलू बाजार। घ. अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अण. थोक बाजार। च. खुदरा बाजार। इस प्रकार इस तालिका में 6 विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम दिए गए हैं। अब आप मानदंड शीर्षक के अंतर्गत दी गई इनकी विशेषताओं से इनका मिलान कीजिए। मानदंड के अंतर्गत दी गई विशेषताएं इस प्रकार हैं। वस्तुएं और सेवाएं जो राष्ट्र की सीमा के बाहर भेजी जाती हैं। बड़ी मात्रा में सौदे। अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंचाना। क्रेता और विक्रेता की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। क्रेता और विक्रेता आभासी रूप से मिलते हैं और किसी भी समय लेन देन कर सकते हैं। किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर स्थित। 5. सामान्यतया मूल्य क्रेताओं की मांग और विक्रेताओं की आपूर्ति की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। क्या आप ऐसे उत्पादों के बारे में सोच सकते हैं जहां किसी उत्पाद की मांग के लिए क्रेताओं की संख्या कम होने के बावजूद उसका मूल्य अधिक होता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? 6. सब्जियों के एक खुदरा विक्रेता की वास्तविक जीवन स्थिति पर विचार कीजिए। एक परिवार सब्जियां खरीदने के लिए दुकान पर आया। विक्रेता जो फलियां ठेले पर बेच रहा था उसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। महिला ने कीमत को 25 रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे लाने के लिए विक्रेता के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। विक्रेता ने उस मूल्य पर विक्रय करने से मना कर दिया और कहा कि उसे उस मूल्य पर घाटा होगा। महिला वहां से चली गई। फिर परिवार समीप के सुपरमार्केट में गया और वहां से सब्जियां क्रय की। सुपरमार्केट में अच्छे ढंग से पैक की गई फलियों के लिए उन्होंने 40 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया। क्या कारण है कि परिवार ने ऐसा किया? क्या कीमतों के अतिरिक्त ऐसे कोई कारक हैं जो क्रय विक्रय को प्रभावित करते हैं? पृष्ठ संख्या 272। 7. भारत के कुछ जिले टमाटर उगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि कुछ मौसमों में किसानों के लिए स्थिति अच्छी नहीं होती। अधिक उपज होने पर कृषकों द्वारा अपनी उपज को फेंकने और उनका सारा श्रम नष्ट होने के समाचार आते हैं। आपके विचार में किसान ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी स्थिति में थोक विक्रेता क्या भूमिका निभा सकते हैं? यह सुनिश्चित करने के संभावित उपाय क्या हो सकते हैं जिससे टमाटर बर्बाद ना हो और किसानों को नुकसान भी ना पहुंचे? 8. क्या आपने अपने या किसी अन्य विद्यालय द्वारा आयोजित किसी मेले के बारे में सुना है या उसमें गए हैं? अपने मित्रों और शिक्षकों से ऐसे मेलों के बारे में चर्चा कीजिए कि इन मेलों में किस तरह से क्रय विक्रय और मोल भाव होता है। 9. कोई भी 5 उत्पाद चुनें और अध्याय में चर्चा किए गए प्रमाणन चिन्हों के साथ उनके लेबल की जांच करें। क्या आपको ऐसे उत्पाद मिले जिन पर मानक चिन्ह नहीं था? यह किस बात का सूचक है? 10. आपके और आपके सहपाठियों ने एक साबुन बनाया है। इसकी पैकेजिंग के लिए एक लेबल डिजाइन कीजिए। आपके विचार से लेबल पर क्या लिखा होना चाहिए ताकि उपभोक्ता उत्पाद को बेहतर तरीके से जांच सकें? पृष्ठ संख्या 272। यहां मेरी अभिव्यक्ति शीर्षक से एक खाली पृष्ठ दिया गया है। इस स्थान का उपयोग करके आप अपनी टिप्पणियां और चित्रांकन कर सकते हैं तथा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं।
यहाँ अध्याय 12 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। वाचन स्वर चांद मोहम्मद, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान, निर्माण सहयोग और संपादन सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।